गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग को लैब असाइनमेंट 5 परफॉर्म करना है और इस असाइनमेंट पे हम लोग को रन टेस्ट रन टेस्ट को अप्लाई करना सीखना है कि भाई रन टेस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे रन टेस्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं डेटा को। अभी ये रन टेस्ट है क्या और क्यों इस रन टेस्ट को यूज किया जाता है? तो रन टेस्ट में हम लोग ये चेक करते हैं जो भी डेटा है, ठीक है, जो डेटा जो हम लोग ने सपोज कोई डेटा है जिसके जो सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग ने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सपोज कोई रिसर्च करनी है या कुछ भी ऐसा कुछ काम है जहाँ से जहाँ पे हमें रिसर्च करनी थी और हमने डेटा को कलेक्ट किया है प्राइमरी सोर्स से। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जब आप खुद से डेटा से उस जो है कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी मतलब कि जब आप जो ऑलरेडी डेटा जो ऑलरेडी मतलब जो ऑलरेडी चीजें हैं जो रिसर्च हुए हैं वहां से जो डेटा आप निकाल देते हो। ठीक है, तो आपने प्राइमरी सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, सैम्पलिंग की हुई है, तो अभी हमको ये चेक करना पड़ता है कि वो डेटा में रैंडमनेस को चेक करना है, रैंडमली हमने उस डेटा को लिया है या फिर नहीं लिया। अगर रैंडमली नहीं लिया होगा तो आपको जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो उतना सही नहीं होगा। एक्यूरेट तो वैसे इतना पॉसिबल नहीं है, मगर वो सही नहीं होगा। ठीक है, वो जो आप जो प्रेडिक्शन होगा वो आपका उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर आपने रैंडमली डेटा को कलेक्ट नहीं किया। तो इस टूल की हेल्प से हम लोग रैंडमनेस चेक करते हैं, डेटा की रैंडमनेस कितनी है, मतलब रैंडमली डेटा को कलेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इसको इस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे कि अभी सपोज कोई इलेक्शंस होने वाला है, तो इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद एग्जिट पोल वगैरह भी होता है। एक मिनट।
तो मैं बोल रहा था कि भाई इस असाइनमेंट में हम लोग को क्या करना है, रैंडमनेस चेक करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा था कि सब जैसे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ एग्जिट पोल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे एग्जिट पोल में हर किसी के पास जाकर हम तो पूछते नहीं है एग्जिट पोल में कि भाई आपने किसको वोट दिया या आप किसको वोट देंगे, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग करते हैं तो वहां से सैम्पलिंग करने के बाद हम लोग एज्यूम करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ये रिजल्ट आ सकता है। तो अगर वो सैम्पलिंग मैंने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया होगा, रैंडमली मैंने सैंपल सेलेक्ट नहीं किया होगा, तो मुझे जो रिजल्ट है वो सही नहीं मिलेगा। ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, एक जगह से मैंने सैंपलिंग कर ली, उस जगह पे सपोज वहां पे जो लोग भी हैं वो किसी एक पार्टी को ज्यादा मानते हैं, एक पार्टी को ज्यादा फॉलो करते हैं, और उसी पार्टी के लोग ज्यादा है उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया में। तो हम मैं अगर उधर से ही केवल सैंपलिंग करूंगा तो मुझे यही लगेगा कि वो पर्टिकुलर पार्टी ही जीतने वाली इलेक्शन। मगर ऐसा नहीं होता होगा, हुआ होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं उस और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे दूसरी पार्टीज के लोग भी है। मगर मैंने क्या किया, उधर से मैंने सैंपलिंग नहीं की, तो उधर का डेटा मुझे नहीं मिल पाया, तो मेरा प्रिडिक्शन नहीं सही होगा। तो वही चीज यहाँ पर मुझे चेक करना है, रैंडमनेस चेक करना है डेटा के, कि रैंडमली डेटा कलेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया। तो उसके लिए मुझे रन टेस्ट को जो है अप्लाई करना होगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हैज डिस्कवर्ड अ न्यूली इंस्टॉल्ड machine to producing some defective products. He has obtained 22 products selected randomly from the machine operator to check this. The operator has given 22 प्रोडक्ट एज फॉलोज। अभी 22 प्रोडक्ट उसको दिए गए, उसमें से एफ एफ जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो फ्लॉड प्रोडक्ट का, और आर इंडिकेट कर रहा है गुड प्रोडक्ट का। तो रैंडमली उसने 22 प्रोडक्ट्स उसको दे दिए गए। अभी अभी ये पहले तो देखना पड़ेगा कि जो है भाई ये जो प्रोडक्ट दिए गए हैं वो ऐसा तो नहीं है कि जो है रैंडमली इसको सैम्पलिंग नहीं की गई है। अगर रैंडमली सैम्पलिंग की गई होगी तभी तो मुझे सही चीजें पता चलेगी कि हाँ ये डेटा, ये मशीन सही है कि नहीं, कि ये सही है, सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या ये ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। अगर ये डेटा ही सही नहीं होगा, ये सैंपल जो मैंने लिया होगा, ये उस पूरी जो क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, उसको अगर सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा होगा, तो ये सही मुझे रिजल्ट नहीं देगा। तो उसके लिए मुझे रन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले आपको सॉफ्टवेयर आप लोग ओपन कर लीजिए, पीएसपीपी सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले परफॉर्म करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है वैसा ही सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। पहले आप लोग जाइए वेरिएबल व्यू में। पहले आपको जाना है वेरिएबल व्यू में, वहां पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है। एक ही वेरिएबल क्रिएट करते हैं, दो भी कर सकते हैं मगर दो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एक से हमारा काम चल जाएगा। तो डेटा वेरिएबल का नाम रख लेते हैं सैंपल डेटा। सैंपल डेटा। ठीक है। डेसिमल्स को 0 कर देते हैं, डेसिमल्स की जरूरत नहीं है मुझे, बाकी चीजें सही है। अब ये क्या करना है मुझे, अच्छा हाँ एक चीज और बची है, यहाँ पर मुझे लेबलिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो क्या है, एफ और आर है। ठीक है। और हम लोग डेटा फीड करते हैं वन न्यूमेरिक। ठीक है। तो एफ आर अगर होगा तो फिर वो तो चीजें हम लोग एनालाइज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एफ को वैल्यू देनी होगी सपोज 1, वैल्यू लेबल आपका आ जाएगा एफ, ये ऐड कर दीजिए। और इसी तरह 2 वैल्यू, ये डिनोट किसको कर रही है, आर को। ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हो कोडिंग वगैरह। ठीक है। तो एफ से मतलब है 1,
और R से मतलब है 2, सॉरी 1 का मतलब है F एंड 2 का मतलब है R। ठीक है, अब आपको डेटा फीड कर देना है। तो पहले केस में देखते हैं 1 1, दूसरे केस में भी 1 ही है, तीसरे केस में भी 1। एफ 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 पहले मुझे दिख रहे हैं 4 टाइम्स एफ, तो 4 टाइम्स एफ हो गए। उसके बाद फिर आर मुझे 3 टाइम्स दिख रहे हैं, नहीं 4 टाइम्स आर भी दिख रहा है, तो 2 2 2 एंड 2। फिर उसके बाद मुझे एफ दिख रहे हैं 4 टाइम्स फिर, एक सेकेंड, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर उसके बाद आर 1 2 3 4, फिर आर दिख रहा है 4 टाइम्स, 2 2 2 2। तो जितनी बार आर दिख रहा है उतनी बार आपको 2 करना है, जितनी बार आपको एक सेकंड, ये शायद सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है। अभी ठीक है। 1 2 3 4, हाँ, तो 1 2 3 एंड 4, उसके बाद फिर 4 टाइम्स एफ है। हम्म, ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो जा रहा है। हाँ अभी ठीक है। 1 1 1 एंड 1, ठीक है। 1 1 1 1 एंड लास्ट में फिर 2 2, 2 टाइम्स 2। टोटल 22 प्रोडक्ट्स हैं, 22 हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल 22 प्रोडक्ट्स है, मतलब 22 सैंपल्स है। अब इसकी मुझे इस रैंडमनेस चेक करनी है, तो मुझे क्या करना है, सीधे मुझे एनालाइज पे जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर जाना है और यहाँ पे रन्स का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका रन टेस्ट है, रन्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो रन को आपको क्लिक करना है, सैंपल डेटा को सेलेक्ट करना है और राइट बॉक्स में लेके जाना है। ठीक है, कट पॉइंट हम लोग मीन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले जाया जा सकता है, मीडियन मोड मगर मीन ज्यादा इफेक्टिव काम करता है, तो हम मीन कट पॉइंट ले लेते हैं। ज्यादातर हम मीन में हमको ज्यादा सही एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है, और ओके करना है। ठीक है, अभी रिजल्ट देखते हैं। एक सेकेंड, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, टेस्ट वैल्यू मीन 1.43। ठीक है, ये सारा कुछ है, मतलब कितने केसेस टेस्ट वैल्यू से कम हैं, कितने केसेस टेस्ट टेस्ट वैल्यू से ज्यादा हैं। हमें जो मतलब है वो है सिग्निफिकेंस वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो लास्ट में जो वैल्यू दी गई है उसी से मतलब है। जो वैल्यू दी गई है 0.029। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करनी होती है कि भाई अ, एक हाइपोथेसिस आपकी नल हाइपोथेसिस होगी ये कि सैंपल इज रैंडमली सेलेक्टेड, और ऑल्टरनेट आपका हाइपोथेसिस होगा कि सैंपल इज नॉट रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है। तो अगर आपके जो भी ये सिग्निफिकेंस वैल्यू है जिसको पी वैल्यू बोलते हैं, वो इफ पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, आप लोग को पता है, आप लोगों ने कंपेयर किया होगा पिछले सेमेस्टर में ये चीजें आप लोग ने की होगी, नल हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होती है, कब रिजेक्ट होती की जाती है, ऑल्टरनेट कब एक्सेप्ट होती है, कब रिजेक्ट की जाती है। ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हो, टेस्ट वगैरह आप लोग कर चुके हो, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारी चीजें लास्ट सेमेस्टर में आप लोग ने परफॉर्म किया होगा। तो आप लोग को ये चीज पता होगी कि इफ पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, देन नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि और इफ p value is equal to or less than 0.05, then null hypothesis will be rejected। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग की जो नल हाइपोथेसिस वो है कि सैंपल इज रैंडमली सेलेक्टेड, सॉरी सैंपल इज, हाँ सैंपल, नल हाइपोथेसिस आपकी ये है कि सैंपल इज रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको पी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो पी वैल्यू यहाँ पे जैसे कि मुझे दिख रहा है 0.05 से कम है। ठीक है। पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो इसका मतलब कि नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि सैंपल इज नॉट रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर यही वैल्यू 0.05 से ज्यादा होती तो आपका रिजल्ट होता कि नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाता, और और जैस हम ये मान के चलते कि सैंपल इज रैंडमली सेलेक्टेड, मगर ये वैल्यू आपकी 0.005 से कम है, इसलिए यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, और हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आपका सैंपल डेटा सैंपल है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी हैज इंस्टॉल्ड a new machine, a quality control inspector has examined 62 items selected by machine operator to in a random manner. Good and defective items are sampled in following manner। तो यहाँ पे G का मतलब गुड और डी का मतलब डिफेक्टिव। ठीक है, इस तरह से रैंडमली इन्होंने 62 आइटम्स इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। डिटरमाइन वेदर, यहाँ पे देखिए ये 0.05 वही एरर बता रहे हैं, वही हम लोग वो हर क्वेश्चन में आपको 0.05 से ही कंपेयर करना है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया गया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं दिया होता, तो आपको मान के चलना होता है कि भाई 5% जो स्टैंडर्ड एरर है वो 5% है, यानी कि आपको कंपेयर 0.05 से ही करना है। ठीक है, ये चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, आपको 60, लेकिन जो सैंपल साइज है वो 62 है, तो आपको 62 टाइम जो है सैंपल साइज है, तो आपको 62 टाइम्स आपको डेटा फीड करना होगा। डी सपोज जी को मैंने डिनोट किया 1 से, और डी को मैंने डिनोट किया 2 से, और इस तरह से मैं डेटा फीड करूंगा, और बाद में रन टेस्ट मैं उधर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि रैंडमली इस डेटा को कलेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, वैसा ही कुछ है। A company wants to send 20 employees selected randomly from the finance and marketing department for advanced training. The company's administrative officer has selected random samples as follow below। Test randomness of sample। ठीक है, यहाँ पे 20 एम्प्लॉइज है, इनका ये फाइनेंस एंड मार्केटिंग ये दो जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, अभी आपको बताना है ये रैंडमली सेलेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। उसी तरह से एफ आप डिनोट करिए 1 से, एम डिनोट करिए 2 से, और आप ये रूल ये टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया 2 ग्रुप्स है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट ग्रेड क्लास वाज रैंडमली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, वन ग्रुप वाज taught to read using a uniform method where all students progressed from one stage to next at the same time following the teacher's direction. ठीक है, the second group was taught and read using individual method where each student progressed in his own rate according to programmed workbook under supervision of teacher. At the end of the year, student was given a reading ability test with following result. Use the run test to test the equality of distribution function of the टू ग्रुप्स। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, डेटा को सीधे फीड कर देना है। पहले फर्स्ट ग्रुप का डेटा फीड करना है, फिर सेकेंड ग्रुप का डेटा फीड करना है, और इंडिविजुअली हर दोनों को अलग अलग आपको वहां पर रन टेस्ट अप्लाई करना है। पहले फर्स्ट ग्रुप पर रन टेस्ट अप्लाई करना है, फिर सेकेंड ग्रुप पर अप्लाई करना है। यहाँ कोडिंग नहीं करनी है, सीधे आपको फर्स्ट ग्रुप के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसमें ये डेटा फीड करना है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड ग्रुप नाम से आपको वेरिएबल क्रिएट करना है और वहां पर ये डेटा फीड करना है, और रन टेस्ट पहले फर्स्ट ग्रुप पर अप्लाई करना है, फिर सेकेंड ग्रुप पर अप्लाई करना है। दो रिजल्ट आपको मिलेंगे, और फिर वहां से आप चेक कर सकते हैं कि भाई आप वो डेटा, दोनों डेटा इंडिविजुअली अलग अलग जो लिए गए हैं दोनों डेटा, वो वहां पर वो रेंडमली लिए गए हैं या फिर नहीं लिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी आपको कोडिंग नहीं करनी है, डेटा क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में, आपको यही डेटा फीड कर देना है पूरा। ठीक है, एक ही वेरिएबल में आपको डेटा फीड करना है और रैंडमनेस आपको चेक करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, द विन लूज रिकॉर्ड ऑफ सर्टेन बास्केटबॉल टीम फॉर इट्स लास्ट 50 consecutive गेम्स वर एज फॉलोज। ठीक है, इनके ये लास्ट 50 गेम्स के इनका ये रिजल्ट है जो बताया जा रहा है यहाँ पे। विन लॉस, विन डब्ल्यू मतलब विन, एल मतलब लॉस। ठीक है, अप्लाई रन टेस्ट to test the sequence of win of losses is random। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये क्या रैंडम है, मतलब जो विन और लॉस का जो सीक्वेंस है, तो उसके लिए भी आपको वही सेम टेस्ट करना है। ठीक है, W1, L आपका 2 से डिनोट करेगा, और 50 टोटल नंबर ऑफ जो एक ही वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, और इसको डेटा फीड करने के बाद रन टेस्ट अप्लाई करना है, और रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये रैंडमनेस इसकी पता चल जाएगी। ठीक है, कि रैंडमली वो विन लॉसेस हो रहे हैं या फिर कुछ और दूसरी चीज है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन में। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसी वहां पर ये रन टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं वही बताया गया है। ठीक है, उसको आप लोग देखिए। साथ साथ में आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको स्टार्ट करिए, किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। Non-parametric tests. In this session, we will be discussing about run test. A run test is used to examine the randomness of data. We will see an example. The run test can be explained with an example of tossing a fair coin, where the probability of getting a head or a tail is equal. Suppose we denote head by 1 and tail by 0 and record the outcomes in the database. I am using in this example PSP software, and the outcomes are recorded as given on the screen. When a coin is tossed, the tail outcome is recorded as 0,
and the head outcome is recorded as 1, and 50 times the coin is tossed, and the outcome in each case is recorded. Now I want to check the randomness of occurring of this head or tail. To check this randomness, we use run test. Before we start the run test, I want to make a hypothesis, null hypothesis. The null hypothesis is the sample is randomly selected. And after doing this test, we will either accept the null hypothesis or reject the null hypothesis. I am doing the analysis using a PSPP. In analysis, I am going for non-parametric statistics. In this, I am selecting run, a pop-up menu. In the pop-up menu, select tossing coin and select mean and say OK. I got the result of run test as follow. The total test value mean is 0.5 because probability is 50% of occurring a head or a tail. Number of cases occurred less than mean is 25. Number of cases occurred more than or equal to mean is 25. Total number of cases is 50. And the number of runs are 32. What is meaning of runs in this case is the occurring is called run. So tail one time occurred, it is 1 run. Head one time occurred, it is 2 run. And tail has occurred continuously 2 times. So this is 3rd run, 4th run. Head one time occurred, 4th run. Again tail occurred 2 times, it is 5th run. And this is 6th run, 7th. And head 2 times, 8. So this continuous occurring is called as runs. So in this form, in our case, we got 32 runs. And the z value is 1.71. Significant value is 0.086. Now if the significant value is less than 0.05, we reject the null hypothesis. Else we accept the null hypothesis. So in our case, since the value is greater than 0.05, we are accepting the null hypothesis. That is, the sample is randomly selected. I'll just summarize once again. If the significant value is less than 0.05, we reject the null hypothesis. In our case, the value is 0.08, which is greater than 0.05. So I am accepting the null hypothesis. That is, the sample is randomly selected. Okay, let me do the same experiment, same run test with another example. In this case, I am selecting student specializations. In a college, in a placements, the placement department is placing students in a sequence of 3 specializations: finance, HR and marketing. And totally 59 students are placed in a month. And we want to know whether these people who are being placed by specialization, is it
randomly occurring or not random or non-randomly occurring. So we can use a run test to see whether it is random or not random. So I'm doing the same analysis. My hypothesis, null hypothesis is the students are placed randomly of specialization. Specialization wise, they are placed randomly. That is my null hypothesis. I'm conducting the experiment analysis. I'll go for analysis, non-parametric statistics, run, select the specialization, select the mean and say OK. This is outcome. Test value mean is 1.66. There are three specializations: marketing, finance and HR. So the mean of is 1.66. Number of cases less than the value mean is 31 cases. Number of cases more than or equal to the mean value is 28. Total cases are 59 and the number of runs are 40. Z value is 2.56 and the significant value is 0.012. We already discussed, if the significant value is less than 0.05, we reject the null hypothesis. In our case, the significant value is 0.012, which is less than 0.05. So I am rejecting the null hypothesis. That is, students are not placed randomly in the placements. The students are not placed randomly in the placements. That is, three specializations are there. They are not placed randomly, but they are placed non-randomly. So this is how we can use a run test to check whether randomness of the sample selected is there or not. Where the probability of getting a head or a tail is equal. Run test. A run test is used to examine the randomness of data. We will see an example. The run test can be explained with an example of tossing a fair coin, where the probability of getting a head or a tail is equal. Suppose we denote head by 1 and tail by 0 and record the outcomes in the database. I am using in this example PSP software and the outcomes are recorded as given on the screen. When a coin is tossed, the tail outcome is recorded as 0 and the head outcome is recorded as 1, and 50 times the coin is tossed and the outcome in each case is recorded. Now I want to check the randomness of occurring of this head or tail. To check this randomness, we use run test. Before we start the run test, I want to make a hypothesis, null hypothesis. The null hypothesis is the sample is randomly selected. And after doing this test, we will either accept the null hypothesis or reject the null hypothesis. I am doing the analysis using a PSPP.
In analysis, I am going for non-parametric statistics. In this, I am selecting run, a pop-up menu. In the pop-up menu, select tossing coin and select mean and say OK. I got the result of run test as follow. The total test value mean is 0.5 because probability is 50% of occurring a head or a tail. Number of cases occurred less than mean is 25. Number of cases occurred more than or equal to mean is 25. Total number of cases is 50 and number of runs are 32. What is meaning of runs in this case is the occurring is called run. So tail one time occurred, it is 1 run. Head one time occurred, it is 2 run. And tail has occurred continuously